हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स की लिटरेचर की क्लास में आपका वेलकम है। आज हम कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। पहले हमने रोमांटिक पीरियड का ओवरव्यू किया था, आज हम डिटेल में पढ़ रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को। पहले हम इनका फैमिली ट्री देखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ, इनका टाइम पीरियड 1770 में इनका जन्म हुआ, 1850 में इनकी डेथ हुई। ये इंपॉर्टेंट है, ये डेट्स को हम याद रखेंगे। अगर हम इनके पेरेंट्स की बात करें, पेरेंट्स, फादर का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ, मदर नेम एनी कुकसॉन। विलियम वर्ड्सवर्थ, उनके अगर पेरेंट्स की बात करें, फादर का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ, मदर का नाम एनी कुकसन। और अब इनका, बिफोर वी स्टार्ट विद बायोग्राफी, थोड़ा सा हम इनका फैमिली ट्री को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अगर हम देखें, जो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो सेकंड चाइल्ड थे। अगर हम उनका सीक्वेंस, मतलब कौन से नंबर के बच्चे थे वो, उनका जन्म सेकंड नंबर पर हुआ था, विलियम वर्ड्सवर्थ। उनकी जो सिस्टर है डॉरथी, इनका हमने ओवरव्यू में भी काफी डिस्कस किया था, जिन्होंने इनके लाइफ पर काफी इंपॉर्टेंट इफेक्ट डाला है। दोनों ने मिलकर काफी वर्क किए हैं। वो डॉरथी, वो उनका जन्म इनके बाद हुआ था, डॉरथी। हमने काफी अगेन हम डॉरथी की बात करेंगे, क्योंकि दोनों ने मिलकर काफी वर्क किया है। अगर हम नेक्स्ट नंबर पर आते हैं, जॉन वर्ड्सवर्थ, डाइड 1805। इनकी अगर आपसे पूछ ले कि इनकी जो डेथ है, इनके भाई की डेथ शिपरेक की वजह से हो गई थी। कौन से भाई की डेथ शिपरेक की वजह से हो गई थी? तो उसका नाम है जॉन वर्ड्सवर्थ, जिनकी वजह से इनका काफी वर्क पेंडिंग रह गया था। देखिए, नाम याद करने में आसानी होगी। फादर का नाम भी जॉन है, और जिस ब्रदर की या सिबलिंग की डेथ हो गई थी, उनका नाम भी जॉन है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप पूछ सकते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ के कौन से सिबलिंग की डेथ ड्यू टू शेपरेक, मतलब शिपरेक के कारण हो गई थी। तो हमारा आंसर होगा जॉन वर्ड्सवर्थ, 1805। बाकी के भी हम पूरे कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर थे सन रिचर्ड, जो कि एक क्या थे, वर्ड्सवर्थ, जो कि लॉयर थे। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं हमारे 5 पर, क्रिस्टोफर, जो कि एक स्कॉलर थे फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ये इनके मतलब सिबलिंग्स और भाई बहन। सेकंड नंबर के चाइल्ड थे हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ, इनकी सिस्टर डॉरथी, इनका भाई जिसकी डेथ शिपरेक की वजह से हो गई थी, जिनके कारण इनका काफी वर्क पेंडिंग रह गया था, जॉन वर्ड्सवर्थ। फर्स्ट नंबर पर
बेटे थे उनके रिचर्ड जो कि एक लॉयर थे, और क्रिस्टोफर लास्ट नंबर पर जो कि इनके भाई थे, और वो एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्कॉलर थे। ये थोड़ा सा इनका फैमिली ट्री, जिससे कि आपको थोड़ी सी आगे क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन कौन उनके सिबलिंग थे जब हम इसकी बायोग्राफी की बात करेंगे। तो ये डॉर्थी सिस्टर का और जॉन वर्ड्सवर्थ का, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे। किस भाई की डेथ शिपरेक की वजह से हो गई थी? तो जॉन वर्ड्सवर्थ डाइड इन 1805। पेरेंट्स जॉन वर्ड्सवर्थ और मदर नेम एने कुकसॉन। हाँ जी, ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डॉर्थी, जो इनकी सिस्टर थी, जिनका हमने काफी मतलब रोमांटिक पीरियड में भी डिस्कस किया है। उनका जन्म 1771, इनके जन्म से 1 साल बाद हुआ, और उनकी डेथ इनके जन्म से 5 साल मतलब इनकी डेथ के 5 साल बाद हुई। डॉर्थी का जन्म इनके जन्म से 1 साल बाद, और उनकी डेथ 5 साल बाद। अब अगर हम मैरिज की बात करें, विलियम वर्ड्सवर्थ की हम मैरिज की बात करें, इनके एक पार्टनर था और एक वाइफ। ध्यान में रखेंगे, एक पार्टनर और एक वाइफ। डॉर्थी का थोड़ा सा टाइम पीरियड हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि इन्होंने इनके साथ काफी वर्क लिखे हैं। मैं मैरिज यहां पे दोबारा लिख देती हूं। मैरिज की अगर हम बात करते हैं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, तो इनका एक पार्टनर और वाइफ। पार्टनर का नाम था नेटे वेलन, और वाइफ मैरी हचिनसन। क्लियर? पार्टनर का नाम एनेट वेलन, वाइफ मैरी हचिनसन। क्लियर? अब जब ये वाइफ तो इनकी इंग्लैंड में हुई थी, इनके वहां पर थी। जब ये घूमने के लिए गए थे फ्रांस, तो वहां पर ये किससे मिले थे? एनेट वेलन से। फ्रांस, तो नेम याद रखेंगे कंट्री का, फ्रांस। कहां पर वो एनेट वेलन से मिले थे? फ्रांस में। कहां पर मिले थे? फ्रांस में। और उनसे उनकी एक बेटी हुई, डॉटर। क्या नाम था उनका? कैरोलीन। फर्स्ट चाइल्ड। एनेट वेलन से वो फ्रांस में मिले थे, जिनसे उनकी फर्स्ट चाइल्ड हुई। क्या नाम था उनका? कैरोलिन। उनकी बच्चे का नाम था कैरोलिन, जो कि उनकी पार्टनर थी। वाइफ कहां पर थी उनकी? इंग्लैंड में। फिर उनको फोर्स किया गया वहां पर वापस इंग्लैंड में, मतलब फ्रांस से इंग्लैंड आने के लिए। तो वहां पर उनके 5 बच्चे हुए, 5 चिल्ड्रंस हुए। नाम देख लेते हैं। फर्स्ट सन इज जॉन, सेकंड डॉटर डॉर्थी या डोरा। ये इंपॉर्टेंट है, इनकी हम बेटी का नाम ध्यान में रखेंगे। क्यों रखेंगे?
क्योंकि जब उनकी बेटी की डेथ हुई डोरा और डॉर्थी, तब उन्होंने लिखना छोड़ दिया, और उसके कुछ टाइम के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ की भी डेथ हो गई। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन सी बेटी की डेथ के बाद उन्होंने लिखना छोड़ दिया, डोरा और डॉर्थी। थर्ड नंबर पर थॉमस, जो कि अगेन सन। फोर्थ नंबर पर डॉटर कैथरीन। अगेन 5 नंबर पर सन विलियम। ये ध्यान में रखेंगे। पहला बेटा हुआ जॉन, जो कि उनकी वाइफ से हुआ, मैरी हटचिंसन। कंफ्यूजन नहीं होना, उनकी एक पार्टनर थी और एक वाइफ थी। वाइफ से उनके 5 चिल्ड्रन थे और पार्टनर से सिर्फ 1, जिसका नाम था कैरोलिन। पहला बच्चा जो उनकी वाइफ से हुआ जॉन, जो कि एक सन था। डॉटर डॉर्थी, और उसको निकनेम डोरा से भी बुलाते थे, जिनकी डेथ के बाद उन्होंने लिखना छोड़ दिया। नेक्स्ट थॉमस, सन, डॉटर कैथरीन, सन विलियम, जो उनकी वाइफ से हुए। अगर आपसे मतलब डोरा कौन से साल में मरी, डाइड इन 1847, ये इंपॉर्टेंट है। डाइड इन 1847, जिसकी थोड़े समय बाद विलियम वर्ड्सवर्थ की भी डेथ हो गई थी, और उनकी डेथ के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखना छोड़ दिया था। ये हम डेट ध्यान में रखेंगे। पूछ सकते हैं टाइम कौन सा था, 1847, और कुछ समय बाद वर्ड्सवर्थ की भी डेथ हो गई थी। क्लियर? ये थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे। वाइफ का नाम मैरी और एनेट, पार्टनर का नाम, और ये उनके बच्चे। हाँ जी, आई थिंक अब आपको क्लियर हो रहा होगा। पहले हमने थोड़ा सा उनका फैमिली ट्री डिस्कस किया, फिर हमने उनकी मैरिज को डिस्कस किया। नेक्स्ट अब थोड़ी सी उनकी आगे बायोग्राफी को डिस्कस करते हैं। वो अपनी पार्टनर से कौन सी कंट्री में मिले थे, फ्रांस में। ये थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें, उनका एक इंपॉर्टेंट फ्रेंड था जिसके कॉलरिज, इसको कई बार एग्जाम में आपको एसटी कॉलरिज के नाम से ही लिखा हुआ मिलेगा। वैसे इनका अगर फुल फॉर्म की बात करें, सैमुअल टेलर, पर मोस्टली उनको एसटी के नाम से ही लिखा जाता है। फुल फॉर्म है उनकी सैमुअल टेलर कॉलरिज, जो कि इन्होंने डॉर्थी ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, तीनों ने मिलकर काफी लिटरेचर लिखा है। ये हम ओवरव्यू में भी डिस्कस कर चुके हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने, उनकी सिस्टर डॉर्थी ने, और सैमुअल टेलर ने। अब हम इन्होंने अपने फ्रेंड की डेथ के बाद उसकी याद में एक वर्क भी लिखा था, प्रिल्यूड, जो कि इनका मास्टरपीस माना जाता है। प्रिल्यूड ये उनकी डेथ के बाद पब्लिश किया गया, विलियम वर्ड्सवर्थ की। इन्होंने अपनी फ्रेंड की याद में ये वर्क लिखा था, प्रिल्यूड। और अगर आपसे पूछ लें भी इनकी डेथ के बाद पब्लिश किसने करवाया था, तो इस वर्क को उनकी वाइफ मैरी ने पब्लिश करवाया था विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद। प्रिल्यूड ये काफी इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। ये थोड़ा सा हम नाम याद रखेंगे, जो इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। अब इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी डिस्कस करते हैं। इनका बर्थ अप्रैल 770 में हुआ। कौन सी कंट्री में? कोकरमाउथ, कम्बरलैंड इन इंग्लैंड।
ये थोड़ा सा नाम इंपॉर्टेंट है, कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड इन इंग्लैंड। ये आपसे पूछ सकते हैं इनका कौन सी कंट्री में विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ। और सेकंड, अब आपको क्लैरिटी आ रही होगी, सेकंड ऑफ 5 चिल्ड्रन, ये दूसरे नंबर पर थे, सेकंड ऑफ 5 चिल्ड्रन दूसरे नंबर पर थे। दिसंबर 25, ये इंपॉर्टेंट है डेट, 1771। क्या दिन था उस दिन? क्रिसमस का दिन था। और कौन किसका जन्म हुआ था? इनके जन्म के 1 साल बाद इनकी सिस्टर डॉर्थी वाज बॉर्न। ठीक है, इनकी प्लेस का नाम हो गया। ये सेकंड थे, इनकी सिस्टर का जन्म क्रिसमस पर हुआ, इनके जन्म के 1 साल बाद, ऑन क्रिसमस डे, क्रिसमस डे। अगर आपसे जो क्वेश्चन पूछ ले कि विलियम वर्ड्सवर्थ को सबसे ज्यादा प्रभावित किसने किया, तो हम नाम देंगे जॉन मिल्टन का। शैली का नाम भी आपने कहीं कहीं देखा होगा, लेकिन ज्यादा नाम किसका आता है? हु इन्फ्लुएंस मोस्ट विलियम वर्ड्सवर्थ, तो हमारा आंसर होगा जॉन मिल्टन। ये भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही थे, तो हमारा आंसर होगा जॉन मिल्टन। ये क्वेश्चन काफी पूछते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ किससे ज्यादा प्रभावित थे, तो हमारा आंसर होगा जॉन मिल्टन। क्लियर? आप देखिए 1778 में क्या होता है? 1778 में मदर डाइट। डेथ हो जाती है। देन 1779 में विलियम वर्ड्सवर्थ मूव्स टू लेक डिस्ट्रिक्ट। फिर वो लेक डिस्ट्रिक्ट में मूव कर जाते हैं मदर की डेथ के बाद। स्कूल वहां पर ही ये करते हैं, हॉक्सहेड, इन लेक डिस्ट्रिक्ट। इनका स्कूल का नाम होता है हॉक्सहेड, कहां पर? लेक डिस्ट्रिक्ट में। फिर जब इनकी मदर की डेथ हो जाती है तो इनको लेक डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट कर जाते हैं, ये वहीं पर इनकी स्कूलिंग होती है। और सिस्टर जो इनकी डॉरथी है, सिस्टर जो है डॉरथी, उनको मूव्ड, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, मूव्ड विद रिलेटिव, उनको उनका कोई रिलेटिव ले जाते हैं, कहां पर? यॉर्कशायर। ठीक है, वो जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो लेक डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं, और उनकी जो सिस्टर है उनके किसी रिलेटिव के साथ यॉर्कशायर में चली जाती हैं जब उनकी मदर की डेथ हो जाती है। ये ऑलमोस्ट सेपरेटेड रहे 9 इयर्स। दोनों भाई बहन एक दूसरे से अलग रहे अप्रोक्सीमेटली 9 सालों के लिए, दोनों 9 इयर्स तक ये दोनों क्या रहे? सेपरेटेड रहे। फिर 70, थोड़ा सा आगे देखिए क्या होता है। फिर 1787 में यूनिवर्सिटी बिगिन, यूनिवर्सिटी कहां पर? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो जॉन मिल्टन भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे और ये भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे। यहां पर इनको जॉन मिल्टन ने काफी ज्यादा इंफ्लुएंस किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कॉलेज नेम था उनका जॉन कॉलेज।
देखिए भाई का नाम जो इंपॉर्टेंट है, देखो जो इनके ब्रदर की डेथ हो गई थी उसका नाम भी क्या था, जॉन था। फादर का नाम भी जॉन था और इनके कॉलेज का नाम भी जॉन था। देयर ही पब्लिश्ड his first piece of work, a sonnet। मतलब उन्होंने वहां पर अपना फर्स्ट वर्क को पब्लिश किया, जो कि किस में आया था, यूरोपियन मैगजीन में आया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे। कौन से मैगजीन में उनका वर्क पब्लिश हुआ था, यूरोपियन मैगजीन में। कॉलेज में उन्होंने अपना फर्स्ट सोनेट को पब्लिश किया था। फिर 1791 में 1791 ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएट हो गए वो यूनिवर्सिटी से इन 1791। इन्होंने तब उनको बैचलर की डिग्री उन्होंने अपनी ले ली थी। कौन से ईयर में, 1791 में ग्रेजुएट हो गए और इन्होंने अपनी बैचलर की डिग्री ले ली थी। देन इन नवंबर, इसके बाद ट्रैवल टू, कहां पर, फ्रांस में। ट्रैवल टू फ्रांस, रिपब्लिक मूवमेंट के कुछ कारण वो फ्रांस में ट्रैवल किया। वहां पर फॉल्स इन लव, किसके साथ, फ्रेंच वुमेन, क्या नाम है, अभी हम कर चुके हैं, एने वैलन। वहां पर ये एने वैलन से फेल इन लव फ्रांस में। फिर 1792 में फोर्स टू लीव फ्रांस, क्योंकि वहां पर ऐसे कुछ मूवमेंट्स हो गए थे, रिपब्लिकन मूवमेंट्स हो गए थे, पहले वहां पर गए, फिर उनको वहां से फोर्स किया गया कि तुम वापस इंग्लैंड में जाओ। और ये इंपॉर्टेंट है, तब उनकी जो वाइफ है प्रेग्नेंट थी, उनके बेटी नहीं हुई थी, ओनली प्रेग्नेंट बिफोर हिज डॉटर, ये ध्यान में रखेंगे, बिफोर हिज डॉटर वाज बोर्न। वो अपनी, उनकी जो लवर थी एनेट वैलन, वो प्रेग्नेंट थी, वो अपनी बच्ची के जन्म से पहले ही वहां से वापस आ गए थे। ये हम ध्यान में रखेंगे। ओनली एने वैलन वाज प्रेग्नेंट। क्लियर, ये पॉइंट हम ध्यान में रखेंगे। इसके बाद इन 1793 बिगन्स पब्लिशिंग, फिर उन्होंने पब्लिशिंग शुरू कर दी। क्योंकि इनके पास अब आउट ऑफ मनी हो गए थे, पैसे थोड़े से मतलब खत्म होने हो गए थे, आउट ऑफ मनी थे, शॉर्टेज हो गई थी, तो इन्होंने बिगिन्स पब्लिशिंग 1793 में। फिर उन्होंने कलेक्शंस ऑफ पोएम की। उसमें उन्होंने फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन लिखी, फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन, क्या नाम था, डिस्क्रिप्टिव
sketches an evening walk। क्लियर। फिर उन्होंने कलेक्शन ऑफ पोइम्स लिखी। फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एन इवनिंग वॉक इन द ईयर ऑफ 1793, जब वो फ्रांस से वापिस लंदन में आ गई। फिर 1795 ही मूव्स टू डॉर्सेट। जहां पर उनके फ्रेंड ने इनको स्मॉल इनहेरिटेंस दिया बाय फिर उन्होंने वहां पर मूव्स टू डॉर्सेट, स्मॉल हेरिटेंस फ्रॉम फ्रेंड एंड शी सेट हाउस इन डॉर्सेट। फिर वहां पर उन्होंने अपना घर सेट किया डॉर्सेट में। और डॉर्थी इज बैक, ये इंपॉर्टेंट है। वहां पर उनको ये ध्यान में रखेंगे 1795 में उन्होंने डॉर्सेट में अपना घर सेट किया फ्रॉम स्मॉल हेरिटेंस बाय हिज फ्रेंड। और वहां पर दो लोगों की एंट्री होती है, डॉर्थी और कॉलरिज। डॉर्थी और कॉलरिज, दो लोगों की इनकी एंट्री होती है, डॉर्थी और कॉलरिज। फिर उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है कॉलरिज से। यहां से फिर वो आगे हम डिस्कस करते हैं इनके लिटरेरी करियर में। 1797 में की बात कर रही हूं। फिर ये इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है कौन से ईयर में, कॉलरिज से 1797 में। क्लियर। ये थोड़ी सी हमारी विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी। फिर इसके बाद 1798 में ये लिरिकल बैलेड्स को लिखते हैं, जहां से रोमांटिक पीरियड की शुरुआत होती है। ये हम ओवरव्यू में डिस्कस कर चुके हैं। 1797 में इनकी फ्रेंडशिप होती है कॉलरिज से, और 1798 में ये क्या लिखते हैं, लिरिकल बैलेड्स। अब वो देखते हैं लिरिकल बैलेड्स। सेवनटीन 98 में, जहां से रोमांटिक पीरियड की शुरुआत होती है। क्लियर। इसमें विद अ फ्यू अदर पोइम, इसमें और पोइम्स भी होती हैं। कौन कौन सी? अच्छा, इन्होंने इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने ये पोइम्स लिखी थी, इसमें ये बहुत सिंपल थी। इनकी लैंग्वेज रखी गई थी कि जो आम लोग थे वो इस लैंग्वेज को समझ सके, बहुत इजी थी। जो इन्होंने किसके साथ मिलकर करी थी, सैमुअल टेलर के साथ। शुरू शुरू में ऐसे माना जाता था कि इसमें जो ज्यादा वर्क है कॉलरिज के हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ कम वर्क है। लेकिन बाद में कॉलरिज के इसमें 4 वर्क्स थे और ज्यादा वर्क किसके थे, विलियम वर्ड्सवर्थ के थे। जो हमने थोड़ा सा ओवरव्यू डिस्कस भी किया था, कौन सा, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, वो कॉलरिज का इसमें मेन वर्क था। इसमें हम कॉलरिज के वर्क्स की बात नहीं करेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ के हम देखते हैं कौन से वर्क उन्होंने इसमें लिखे। साइमन ली, VR7, write lines written in early spring, expostulation and reply, the table turned, the thorn
lines composed a few miles above Tintern Abbey. ये इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स लिखी लिरिकल बैलेड्स में. साइमन ली, VR7, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, ऑक्सप्यूटुलेशन एंड रिप्लाई, द टेबल्स टर्न, द थॉर्न, लाइन कंपोज्ड ऑफ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे. इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन इन दो वर्क्स में से पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है. इनके उन्होंने एडिशंस निकाले लिरिकल बैलेड के. फर्स्ट एडिशन 1798 में आया, सेकंड एडिशन 1800 में, थर्ड एडिशन 1802 में और फोर्थ एडिशन आया 1805 में. ये इन्होंने इनके एडिशन निकाले लिरिकल बैलेड्स में. फर्स्ट 1798 में, सेकंड 1800 में, थर्ड 1802 में और फोर्थ और लास्ट 1805 में. ये उन्होंने लिरिकल बैलेड्स के एडिशन निकाले. ये थोड़ा सा डेट्स आप याद रखेंगे. और ये इनके लिरिकल बैलेड्स में मेन पोइम्स हैं. अब इसमें से हम देख लेते हैं थोड़ा सा वर्क VR7. VR7 को देखते हैं. इसमें जो मेन थीम है, अगर हम मेन थीम की बात करें तो सब्जेक्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ. इसमें लाइफ और डेथ की बात की गई है. स्पीकर ऑफ द पोइम, जो स्पीकर होता है ऑफ द पोइम, मीट्स अ रूलर चाइल्ड. किससे मिलता है? मीट्स अ रूलर चाइल्ड एंड आस्क हर हाउ मैनी सिबलिंग्स शी हैज. मतलब इसमें लाइफ और डेथ की बात की गई है. स्पीकर एक जो होता है पोएम का, वो एक रूलर चाइल्ड से मिलता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे कितने सिबलिंग्स हैं. तो वो मतलब बताती है कि VR7 उसके कुछ जो भाई बहन होते हैं उनकी डेथ, मतलब दो की डेथ हो जाती है नेचुरल कोई मतलब कॉज के कारण, लेकिन फिर भी वो इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं है. वो पोइट को बार बार यही बताती है कि VR7. तो इसमें ये मेन इसका ये थीम इसमें बेस है, इसमें ये बात की गई है. मतलब इसमें डिपिक्स इनोसेंट नेचर की बात की गई है चाइल्ड की. वो ये बताती है कि वो क्या है, फिर भी वो कितने में है, गिनती में 7 है. मतलब वो ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं करती कि उसके जो कुछ सिबलिंग्स हैं वो पास्ट अवे, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है. वो पोइट को बार बार जो स्पीकर को यही बात बोलती है कि VR7. तो इसमें इस मेन इसमें इस बात को उन्होंने शो किया है VR7 में. और टिंटन एबे की अगर हम बात करें, टिंटन एबे अ फ्यू माइल्स अबव. इसमें किस चीज की बात होती है? मतलब 5 years पास्ट, मतलब 5 साल हो चुके हैं
उन्होंने उस प्लेस को, लोकेशन को विजिट नहीं किया, लेकिन फिर भी मेमोरी ऑफ प्योर, इसमें वो अपनी मेमोरी की बात करते हैं, मेमोरी ऑफ पुअर कम्युनियन विद नेचर इन चाइल्डहुड वर्क्स अपॉन द माइंड even in adulthood। इसमें मतलब वो अपनी शेयरिंग की फीलिंग्स की बात करते हैं, मतलब जो मेमोरी है वो पुअर है, प्योर है, मतलब जो इस प्लेस की बात करते हैं वो अब खत्म हो, मतलब रून हो चुकी है, और जब वो काफी टाइम हो गया है अब वो इस प्लेस पे विजिट नहीं करते, लेकिन फिर भी जो टाइम उन्होंने वहां पर स्पेंड किया है वो अभी तक उनके माइंड में, उनकी वो पिक्चर्स अभी भी जिंदा है। तो ये टिंटन एबे में ये समरी में ये वो बताते हैं कि जो नेचर के साथ उन्होंने चाइल्डहुड में काम किया था वो अभी भी अडल्टहुड में उनका माइंड पर वो काम चीज जगह कर रही है। ये टिंटन एबे में वो समरी में ये डिस्कस करते हैं। जो उनकी मेमोरी है वो क्या है, प्योर है। ये जगह पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, इन्होंने 5 साल से वहां पर नहीं गए, लेकिन फिर भी उनकी इमेजेस हैं जहां उनकी मेमोरी में वो अभी भी ताज़ा हैं। ये टिंटन एबे में वो डिस्कस करते हैं। अब अगर उनके वर्क्स की बात करें, 1800 में जो उनका सेकंड एडिशन आया था उसके अंदर हम देख लेते हैं कौन से वर्क ऐड ऑन करते हैं। प्रीफेस टू दी लिरिकल बैलेड, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन, Have I know, she went among untrodden ways, "3 years she grew a slumber, did my spirit seal, Lucy Gray, the", ऊपर लिख दे रही हूं मैं, लूसी ग्रे के बाद "टू अ पेल मॉर्निंग", "नटिंग", "रूइंड कॉटेज", "द किटन एट प्ले", "द किटन एट प्ले", ये इन्होंने कॉलरिज के साथ मिलकर सेकंड एडिशन में ये लिखे थे। द 2 अप्रैल मॉर्निंग, नटिंग, रूइंड कॉटेज, द किटन एट प्ले, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन, हैव आई नो, शी वेंट अमंग द अनट्रॉडन वेज, 3 years she grew, a slumber did my spirit seal, लूसी ग्रे। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, इस पोइम में इन्होंने लूसी का नाम नहीं लिया, बाकी ऑलमोस्ट सभी मतलब अपने ये पोइम्स में लूसी को डिस्कस करते हैं।
अगर आपसे ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे, कौन सी पोइम में इन्होंने लूसी का नाम नहीं लिया? अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। कौन से वर्क में इन्होंने लूसी का नाम नहीं लिया? तो अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। बाकी सारे वर्क्स में वो लूसी का जिक्र करते हैं, इस वर्क में उन्होंने लूसी को डिस्कस नहीं किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हम ध्यान में रखेंगे। अब ये उनके इसमें थोड़े से मेन वर्क, इसमें हम समरी देख लेते हैं। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ये थोड़े से हम नाम माइंड में रखेंगे। अब थोड़ा सा ये वर्क देख लेते हैं। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। स्लम्बर, इसमें देखिए स्लम्बर का किया गया है। स्लम्बर मीन्स डेथ और डीप स्लीप। ठीक है, देखिए अ स्लम्बर नाम क्या है? अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। देखिए इसमें एलिट्रेशन का यूज हुआ है, बार बार ये कॉन्सोनेंट साउंड्स को रिपीट कर रहे हैं। इस वाले में ये एलिट्रेशन का यूज किया गया है। अब ये जब अभी हमारा मतलब पढ़े हैं रोमांटिक के बाद हम विक्टोरियन पीरियड को डिस्कस करेंगे, फिर मॉडर्न पीरियड, उसके बाद जब हम लिटरेरी टर्म्स डिस्कस करेंगे तो उसमें साथ साथ हम ये इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एलिट्रेशन, व्हाट इज यूफिजियम, ये अभी हम साथ साथ हम उसमें डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए एलिट्रेशन का यूज किया गया है। अगर राइम स्कीम इस पोएम की बात करें, ए बी सी डी, इस अगर पोइम की हम बात करें, इसमें पोइम अपनी बीलव्ड की डेथ की बात करता है। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, तो इसमें वो अपनी किसकी बात करते हैं? बीलव्ड की डेथ की बात करते हैं। दिस पोइम रिफ्लेक्ट्स ऑन द थिंकिंग एंड फीलिंग्स ऑफ द ऑथर रिगार्डिंग हिज बीलव्ड डेथ। उसमें इस पोइम में मेन अगर हम बात करें अपनी फीलिंग्स के बारे में बताते हैं जब उनकी बीलव्ड की डेथ हो जाती है। और उनकी बीलव्ड की डेथ के बाद जो ऑथर है उसकी जो स्पिरिट है या उसकी जो सोल है वो क्या हो गई है? सील हो गई है। मतलब द ऑथर वाज इन अ डीप स्लीप, मतलब उसकी जो है वो काफी उसको धक्का लगा है। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, तो इसमें वो ये बात को शो करते हैं जब उनकी बीलव्ड की डेथ हो जाती है तो उनकी जो सोल है, जब वो खुद है काफी मतलब डीप स्लीप में वो अंदर से चले जाते हैं, काफी शोक युक्त हो जाते हैं। तो ये स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील का थीम है। तो स्लम्बर में उन्होंने बाकी सभी पोइम्स में उन्होंने अपनी बीलव्ड का नाम लिया है, इसमें उन्होंने उसका नाम नहीं लिया। तो ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी उनकी? लूसी का नाम उन्होंने इस वाले वर्क में नहीं लिया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे। अब उनके नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे कुछ वर्क्स आए उनके 1807 में। पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स। कौन कौन से? रिसोल्यूशन, एंड इंडिपेंडेंस, I wandered lonely as a cloud, इसको डैफोडिल्स से भी जाना जाता है, इसी वाले वर्क को। ये उसकी वर्क की फर्स्ट लाइन है, आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड। इस वाले नाम से भी इनको जाना, मतलब वर्क का नाम है, और डैफोडिल्स भी इस वर्क का नाम है। दोनों इसी के सेम नाम है, डैफोडिल्स। माई हार्ट
leaps up, odd intimation of immorality, odd to duty, solitary reaper, elegiac stanzas, composed upon Westminster Bridge, September 1802, London 1802. The word is too much. The word is too much with us. ये उनके बाद में वर्क आए. लंदन 1802. The word is too much with us. Elegiac stanzas composed upon Westminster Bridge, September 1802. Resolution and independence. I wandered lonely as a cloud or daffodils. My heart leaps up, odd intimation of immorality, odd to duty and solitary reaper. ये हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ के इम्पॉर्टेंट वर्क्स. कुछ मैंने आपको डिस्कस कर लिए, कुछ वर्क्स की आपको पीडीएफ मिल जाएगी. तो ये हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ, इसको स्टडी कीजिए और इसको आप अपने साथ के साथ नोट्स बनाइए. थैंक यू वेरी मच.